गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमने आपको बताया था कि अब अगला टॉपिक आपका शुरू किया जाएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो समय समय पर बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ी, समय समय पर बहुत सारे कानून लागू किए गए। तो उन्हीं समय की मांग के हिसाब से क्या हुआ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को लाया गया। और लेकिन ये इस प्रकार के कानून भारत में पहले से भी थे, विद्यमान थे, कुछ ब्रिटिश शासनकाल में थे, किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कानून थे। तो क्या हुआ, फाइनली किसी कानून को लाने के लिए और समय समय पर संशोधन उनमें होते रहे, जैसे जैसे समय बीतता गया तो कानूनों की मांग होती रही। तो उसी प्रकार से तो देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अंग्रेजी में इसको कहेंगे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। करप्शन जो भ्रष्टाचार है, हर मामले में किसी न किसी प्रकार से आप ऑफिस में कार्य कराने जाते हैं, कुछ भी कार्य कराते हैं, तो क्या होता है उसमें आपको भ्रष्टाचार में क्या कुछ रिश्वत के रूप में देना पड़ जाता है। तो उन इस चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने ठोस उपाय बताए और ठोस कदम उठाए। तो समय समय पर क्या है, अलग अलग कार्य होते रहे। तो देखिए, आगे बात करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर लागू विधियों का समेकन करने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित विधियों को संशोधन करना। जो भ्रष्टाचार से संबंधित नियम कानून चले आ रहे थे उनमें थोड़ा सा क्या था, जरूरत अमेंडमेंट की, संशोधन की जरूरत थी। तो उनको संशोधन किया गया और उसके साथ साथ क्या है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की संकल्पना को साकार किया जा सके, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाया जा सके। और उसके बाद क्या है, इस एक्ट की पृष्ठभूमि 1947 के भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, भारतीय दंड संहिता के आधार पर 161 से 169 तक तथा 1962 के गठन के संथानम समिति की सिफारिशों से की गई। जब ये भ्रष्टाचार अधिनियम बना है 1988 में, तो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम आपका था 1947 में, और के संथानम कमेटी और आपके भारतीय दंड संहिता IPC, इन सब के आधार पर क्या किया गया, उसको बनाया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इसमें सारी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता थी, तो भ्रष्टाचार अधिनियम लाया गया। अब यह एक्ट क्या हुआ, 9 सितंबर 1988 को अधिनियमित या पारित हुआ। इस दिन क्या हुआ, पारित हुआ, अधिनियमित हुआ। इसमें क्या हुआ होगा, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए होंगे। उसके बाद ये क्या है, लागू हुआ, जो कि 12 सितंबर 1988 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, हर धारा में, हर एक्ट में हमने आपको बताया कि कब लागू हुआ, किस प्रकार से ये चीज़ें हैं, सारी बताई गई हैं। तो इसमें क्या है, नोट बताया गया है कि नोट 1, यह एक्ट विदेश में रह रहे भारत के नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति है और भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर वह विदेश में रह रहा है, तो ये कानून एक ऐसा है, विदेश तक उस पर क्या होगा, विदेश में रहने के बावजूद भी उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा ये कानून। इसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था तब। दूसरा, अब यह क्या है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। उसके बाद बात करते हैं कि इस एक्ट में मूल रूप से कुल 5 अध्याय 31 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 31 धाराओं के बारे में हम आपको बताएंगे, जो मेन धाराएं हैं उनके बारे में बताएगा। अब यह 2018 के संशोधन के बाद अध्याय 4 का जोड़ा गया तथा धारा 7A, 17A और 18A जोड़ी गई है। 2018 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। तो 4A, 7A और 17A और 18A जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका अध्याय 1 के बारे में। यहाँ तक सही दिख रहा होगा आपको। अध्याय 1 की बात करते हैं। धारा 1 और 2 आपको बताएगी। धारा 1 कहेगी क्या, संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये नॉर्मल बात आपको पता है। संशोधन और क्या है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन एक्ट 2018। ठीक, 18 में संशोधन हुआ था। राज्यसभा में यह 19 जुलाई को पारित हुआ था। राज्यसभा में पारित हुआ 19 जुलाई को, लोकसभा में 24 जुलाई को, 19 जुलाई को राज्यसभा में, 24 जुलाई को लोकसभा में, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 26 जुलाई 2018 को
उस पर हो गए थे और यह पारित हो गया था। लागू कब हुआ है ये एक्ट? लागू की बात करें तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, ये बात अभी आपको बता चुके हैं पूरी। अब क्या है धारा 2। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। ऐसा है, परिभाषाएं इसलिए बताई गई हैं आपके क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान, इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान अगर आपसे कहेगा कोई कि लोक सेवक क्या होता है ना, और विधानसभा क्या है, विधानमंडल निर्वाचन क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के शब्दावलियां आएंगी जिनका उपयोग आपको धाराओं के दौरान करना होता है। तो परिभाषाओं में उन शब्दावलियों का, उन चीज़ों का क्या कर दिया जाता है? परिभाषा दे दी जाती है कि ये परिभाषा इस चीज़ की, ये परिभाषा इस चीज़ की है, जो कि धाराओं के दौरान उनका नाम लिया जाएगा, इसलिए परिभाषाएं बताई जाती हैं। तो क्या होगा? परिभाषाएं धारा 2A कहेगी। धारा 2A क्या कहती है? इसके अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया जाएगा, मतलब इलेक्शन। निर्वाचन आप जानते हो निर्वाचन किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है, निर्वाचन को बताएगा कि ये चीज निर्वाचन होती है, इसको निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन परिभाषित किया जिससे तात्पर्य है, जिसका मीनिंग है निर्वाचन से संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय जो अथॉरिटीज हैं, लोक प्राधिकरण है ना, पब्लिक अथॉरिटीज हैं, के सदस्यों के चयन के लिए विधि के अधीन किसी भी माध्यम से किया गया निर्वाचन। इन सब सदस्यों, इन सब प्राधिकरणों के लिए जो निर्वाचन किया जाता है उसको कहते हैं, धारा 2 के A के अंतर्गत उसको रखा गया है। अगला है धारा 2B। अभी 2A की बात हुई है, 2B में क्या है कि इसके अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया। लोक कर्तव्य मतलब होता है पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्य मतलब होता है पब्लिक ड्यूटी। लोक कर्तव्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो जनता या समुदाय के हित में हो। लोक कर्तव्य का मतलब हुआ ऐसा कार्य जो जनता के या किसी समुदाय के हित में होता है, उसको लोक कर्तव्य कहते हैं। धारा 2C। धारा 2C क्या कहती है कि लोक सेवक की परिभाषा, पब्लिक सर्वेंट अंग्रेजी में कहते हैं, अगर आप समझना चाहें पब्लिक सर्वेंट कहेंगे लोक सेवक को। लोक सेवक की परिभाषा क्या होती है? देखिए आप जानिए लोक सेवक क्या होता है। लोक सेवक से तात्पर्य है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एवं राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से वेतन ले रहे कर्मचारी, जो सैलरी ले रहे हैं एम्प्लॉई, एवं अधिकारी, एम्प्लॉई एंड ऑफिसर्स, कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न निगमों, विभिन्न कॉरपोरेट हैं, विभिन्न निगम है, प्राधिकरण, अथॉरिटीज हैं के अध्यक्ष, ठीक, के अध्यक्ष हैं आपके, सचिव हैं, कर्मचारी हैं आदि सरकार द्वारा गठित बोर्डों, आयोगों के अध्यक्ष। इस प्रकार से चांसलर, वाइस चांसलर, इस प्रकार से क्या है? अध्यक्ष हैं। तो उनके आयोगों के अध्यक्ष हैं तथा अध्यक्ष, सचिव आदि, एवं विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर, प्राध्यापक, ठीक, हेडमास्टर हैं, टीचर हैं, कृषि, उद्योग और व्यापार आदि के लिए गठित सोसाइटी के अध्यक्ष। ये सब लोग हैं। न्यायाधीश, जज है, ग्राम पंचायत का क्या है? अध्यक्ष है ना, ग्राम पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है। इस प्रकार से इतने लोग क्या हैं आपके हो सकते हैं पब्लिक लोक सेवक, है ना, लोक सेवक। ये लोग आपका क्या कहलाएंगे? लोक सेवक। कौन कौन? इतने लोगों को परिभाषा देगी, इनको हम लोक सेवक कह सकते हैं, जो लोग जनता की सेवा करते हैं। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक की सेवा करते हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं या पब्लिक की सेवा करने वाले हैं। ये इन सब के परिभाषा इसलिए दी गई कि इनका वर्णन आगे आएगा, इसलिए। अगला देखिए अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है? विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो स्पेशल जज हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताती है। अध्याय 2 बताता है, उसके धारा 3। इसके अंतर्गत वर्तमान अपराधों के विचार के लिए विशेष न्यायाधीशों, स्पेशल जज, इसके अंतर्गत अपराधों के विचार के लिए, अपराधों पर विचार करने के लिए क्या कौन होना चाहिए? कौन होगा? स्पेशल जज होगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाएगी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्पेशल जजों का। कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय नियुक्त हो सकता है, विशेष न्याय स्पेशल न्यायालय बनाया जाएगा, जो कि सत्र न्यायालय सेशन, जो कि सत्र न्यायाधीश, सेशन जज या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक, है ना, असिस्टेंट सेशन जज रहा हो, वो कहाँ पर लाया जा सकता है? विशेष न्यायालय में लाया जाएगा। किसके लिए? भ्रष्टाचार निवारण के लिए उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। धारा 4 बताती है विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचार के प्रकरण को, विशेष न्यायाधीश कैसे विचार करें किसी प्रकरण को। धारा 5 कहती है विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया, उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी प्रक्रिया किस प्रोसेस से वो कार्य करेंगे। धारा 6 कहेगी
संक्षिप्त विचार करने की शक्ति, संक्षिप्त विचार करने की जो शक्ति है वो धारा 6 में बताई गई है। अगला देखिए अध्याय 3 अपराध एवं शास्तियां, शास्तियां होना चाहिए। अपराध और शास्तियां माने दंड। अपराध क्या होता है, दंड क्या होगा, धारा 7। अब धारा 7 में देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता था, भ्रष्टाचार करता था तो उसको दंडित किया जाता था, लेकिन ये नहीं था कि अगर जो व्यक्ति किसी को रिश्वत दे रहा है तो उसको भी दंडित किया जाए। लेकिन क्या हुआ, संशोधन हुआ, तो उसमें क्या दोनों लोगों को दंडित किया जाएगा। जो रिश्वत ले रहा है वो भी दंडित किया जाएगा और जो रिश्वत दे रहा है उसको भी दंडित किया जाएगा। देखिए धारा 7 में लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करना। आपको थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट लग रही होगी, क्या होता है वैध पारिश्रमिक, क्या होता है परितोषण। देखो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, पढ़ोगे तभी आगे समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं, आप सोचते हैं कि अब नहीं समझ में आ रहा, छोड़िए उसको, बंद करते हैं वीडियो को, अब फिर कभी पढ़ लेंगे, या छोड़िए इससे क्या मतलब है। लेकिन एक ना एक दिन आपके सामने ये समस्या आएगी, तो अभी उससे जूझ लिया जाए। हम आपको समझाएंगे सरल से सरल भाषा में, जो ये कठिन भाषा में लिखा हुआ उसको सरल सरल भाषा में समझाएंगे। लोक सेवक द्वारा अपने प्रतिपदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण का। इसका मतलब ये है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, धारा 7 कहती है कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या करता है, अपने कार्य के संबंध में पदीय पद पर जो कार्य मिला है उसके संबंध में वैध पारिश्रमिक, वैध पारिश्रमिक मतलब होता है उसकी सैलरी जो वैलिड है, वैलिड पारिश्रमिक है, उसके अलावा क्या प्राप्त कर लेता है, वो विभिन्न परितोषण कर लेता है। मतलब एक्स्ट्रा रुपया कोई या कोई किसी प्रकार से कुछ चीज को प्राप्त कर लेता है उसके संबंध में, तो क्या है उसको दंडित किया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने का की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का परितोषण या इनाम किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा अपने कर्तव्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए, तो उसे न्यूनतम 3 साल तथा अधिकतम 7 साल के कारावास से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब कोई सरकारी नौकरी, पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, यदि वह किसी से वादा कर देता है कि आप हमको इस प्रकार से पैसे दीजिए तो हम ये कार्य करेंगे, या ये कार्य नहीं करेंगे, किसी के लिए करना होगा तो वो कार्य हम नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, या भविष्य में करने के लिए उसको आश्वासन देता है, तो इस प्रकार से लोक सेवक को क्या कर दिया जाएगा, 3 साल, सरकारी नौकरी वाले को 3 साल की सजा या अधिकतम 7 साल के कारावास कर दिया जाएगा। ये क्या है, दंड। लोक सेवक को अगर कोई किसी की रिश्वत लेकर कोई कार्य करता है, इतनी सी बात है, रिश्वत लेकर कोई कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। धारा 8 कहती है लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों के द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना। अब कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी पब्लिक सर्वेंट को पैसा देता है और कार्य करवाता है अवैध रूप से, तो उसके लिए भी दंड है। तो उसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण, जैसे कोई व्यक्ति है किसी सरकारी व्यक्ति के पास गया, वह अपना फायदा चाहता है या किसी रिश्तेदार का फायदा चाहता है और उस फायदे के एवज में उस सरकारी कर्मचारी को कुछ पैसे देगा, तो उसके एवज में किसी लोक सेवक को पैसे को देता है और लोक सेवक भ्रष्टाचार या अवैध साधनों द्वारा कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए सहमत होता है, प्रयत्न करता है, तो वह न्यूनतम 3 साल तथा अधिकतम 7 साल के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या है, अगर वह पैसे लेता पकड़ा जाता है तो उसको दंड किया जाएगा लोक सेवक को। इसमें क्या है, जो व्यक्ति पैसे देता है अगर उसको पकड़ा जाएगा तो उसके लिए यह दंड होगा। सिंपल सी बात है, ये लेता है व्यक्ति तो दंडित किया जाएगा, अगर देता है तो दंडित किया जाएगा। धारा 7 और धारा 8 में ये बातें बताई गई हैं। अब इसमें धारा 8 में नोट है, एक नोट फर्स्ट है, पहला नोट दिया गया है कि मूल एक्ट में इस धारा के अंतर्गत केवल लोक सेवक को दंडित किया जाता था। पहले जो अधिनियम था उसमें केवल लोक सेवक को, मतलब सरकारी कर्मचारी को ही दंडित किया जाता था, लेने वाले को दंडित किया जाता था, पैसे देने वाले को नहीं किया जाता। लेकिन 2018 में क्या किया गया कि दोनों को दंडित किया जाएगा, जो पैसे देता है वो भी जुर्म उसने भी किया है तो उसको भी दंडित किया। किंतु 2018 के संशोधन के बाद परितोषण देने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार से दंडित किया जाएगा। ठीक, ये बात इतनी थी। नोट दूसरा क्या कहता है, परंतु यदि व्यक्ति ने विवश होकर लाभ दिया है तो धारा 8 के उपबंध लागू नहीं होगा, किंतु विवरण
व्यक्ति को लाभ देने की डेट से 7 दिन के भीतर विधि प्रवर्तन अधिकारी को अन्वेषण अभिकरण को इसकी सूचना देनी होगी, रिपोर्ट देनी होगी। नॉर्मल सी बात समझो, उसको मत उस पर मत ध्यान दो, हम जो बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने क्या है बेबस होकर प्रेशर में, किसी बात के प्रेशर में किसी सरकारी व्यक्ति ने क्या कर दिया है, कोई कार्य किया है, जैसे आपने उसको गन पॉइंट पे रख के कार्य करा लिया या उसके बच्चे का किडनैप कर लिया, किसी प्रकार से उसको आपने बहुत सारा ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया जिससे कि उसको कार्य करना ही पड़ा है ना, उसकी जान को खतरा है, तो वह इस प्रकार से कार्य कर देगा। अगर उसने कर दिया इस प्रकार से कार्य तो क्या है, और दूसरे का कार्य हो गया तो क्या 7 दिन के भीतर वो क्या करेगा, प्रवर्तन अधिकारी जो या अन्वेषण अभिकरण को जो जांच एजेंसी होती है उसको सूचना दे देगा, भाई हमने बेबस होकर इस प्रकार के दबाव में आकर ये कार्य हमने कर दिया था, तो उसको क्या हो जाएगा, उसका बेबस होकर दंडित नहीं किया जाएगा, उसके लिए अलग से सहायता की जाएगी। ठीक, अगली बात देखिए क्या है, अगली है ठीक है, यदि यही अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, अब ठीक है, यदि यही अपराध जो किए जा रहे हैं अपराध उसकी धारा का तीसरा पार्ट है, कोई वाणिज्यिक संगठन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी ने किया है तो उस पर मात्र जुर्माना का दंड लगाया जाएगा। कंपनी ने अगर इस प्रकार से कार्य कराया है कोई या किया है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को पकड़वाने के लिए रिश्वत देता है तो उस पर यह उपबंध नहीं लागू होगा। किसी व्यक्ति ने लोक सेवक को पकड़वाने के लिए रिश्वत दी, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमको जैसे उसको पकड़ाना है, किसी व्यक्ति को पकड़ाना है सरकारी कर्मचारी को, तो उसको रिश्वत देकर उसका वीडियो बनवाता है तो उस समय उसको दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिश्वत वो किस लिए बता रहा था, वीडियो बनवाने के लिए, किसी प्रकार से उसको रंगे हाथों पकड़वाने के लिए दिया जा रहा था। तो क्या है अगला 9, धारा 9 कहती है लोक सेवक पर वैकल्पिक असर डालने के लिए पारितोषिक का लेना। लोक सेवक पर वैकल्पिक असर डालने के लिए पारितोषिक का लेना, वैकल्पिक रूप में क्या ले ले, पारितोषिक का मतलब क्या, एक्स्ट्रा रुपया ले ले, उससे कोई माल ले ले, कोई सामान ले ले, है ना, कोई गिफ्ट ले ले, तो उसको पारितोषिक के रूप में कहेंगे। इसके अंतर्गत समझिए उस बात को, फिर हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। एक बार इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, एक बार उसको नज़र के सामने से गुजारिए। इसके अंतर्गत जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का पारितोषिक किसी लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने हेतु प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि लोक सेवक अपना कर्तव्य करे या ना करे या व्रत रहे, तो न्यूनतम 3 से 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माने से, कारावास से दंडित किया जाएगा। क्या होगा, वह कार्य करने के बदले कुछ ऐसा कुछ दे दे, है ना, तो उसके लिए क्या है, इतने साल की सजा और 3 साल 3 से 7 साल। वैकल्पिक रूप में, जैसे वैकल्पिक रूप में कुछ सामान दे दिया या कुछ प्रॉपर्टी दे दी या कुछ गिफ्ट दे दिया या 50 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में ही दे दी, इस प्रकार से कि हम आपके नाम ये कर देंगे या प्रॉपर्टी कर देंगे या कोई घर नाम कर देंगे, आप ये काम करवा दीजिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। धारा 10 क्या कहती है, लोक सेवक द्वारा धारा 8 और 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान। 8 और 9 में जो अपराध दिए गए थे, अगर उनका मिसयूज किया, दुष्प्रेरण किया, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। मान रहे हैं कि शब्द कठिन